गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, इस महाक्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। इस महापर्व में आप सब आनंदमय रहें, आपका जीवन खुशमय हो। इसी तमन्ना के साथ मैं आज के वीडियो को प्रारंभ करता हूं और पूरी तरह से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे पिछले वीडियो में जाए। हालांकि पिछला वीडियो इंग्लिश में ड्राफ्टेड था, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोलने की कोशिश की थोड़ी मोड़ी, लेकिन यह वीडियो पूरी तरह से हिंदी में होगा। तो जिन बच्चों को या जिन दोस्तों को इंग्लिश समझने में तकलीफ़ हुई होगी, अब ये तकलीफ़ बिल्कुल दूर हो जाएगी। पूरी तरह से हिंदी में होगा, शुद्ध हिंदी में होगा। सो बने रहिए इस वीडियो में, देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आगे बढ़ाइए। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि पर्यावरण से संबंधित है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। पहला, अल्फा विविधता किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर की विविधता को संदर्भित करती है। दूसरा, ऊर्जा के संभावित हस्तांतरण को प्रदर्शित करने में खाद्य जाल की तुलना में खाद्य श्रृंखला अधिक व्यापक होती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य एक ऐसा साधारण पृथक संबंध से है जो कदाचित ही कभी किसी पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी में दिया है। ए, बी, सी में से कोई भी गलत नहीं है। तो आपको प्राप्त करना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपके समय शुरू होते हैं अब। तो इसका सही जवाब है बी इज द राइट आंसर। ऊर्जा के संभावित हस्तांतरण को प्रदर्शित करने में खाद्य जाल की तुलना में खाद्य श्रृंखला अधिक व्यापक होती है। ये गलत है, ये उल्टा, इसको फ्लिप कर दिया गया है। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। समथिंग एक्सप्लेनेशन। अल्फा विविधता पहले समझ जाइए, अल्फा डाइवर्सिटी होता क्या है। अल्फा डाइवर्सिटी छोटे स्तर पर या स्थानीय स्तर पर एक समुदाय के भीतर आमतौर पर किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रजातियों की विविधता का प्रदर्शन करती है। जब हम सामान्य रूप से किसी क्षेत्र में विविधता की बात करते हैं तो हम जनरली अल्फा डाइवर्सिटी की ही बात करते हैं, लेकिन बीटा डाइवर्सिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी दो समुदाय या पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच की प्रजातियों की विविधता का वर्णन करती है। यह एक बड़े स्तर की विविधता है और दो अलग अलग इकाइयों के बीच की प्रजातियों की डाइवर्सिटी की तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे कि नदी या पहाड़ी रीच जैसे एक स्पष्ट भौगोलिक अवरोध से विभाजित होते हैं। अगर एक पहाड़ के बीच में दो नदियां अलग हो गई तो दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनका जब आप डाइवर्सिटी का जिक्र करते हैं तो आप बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो बीटा डाइवर्सिटी इज मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ द अल्फा डाइवर्सिटी। और फाइनली है गामा डाइवर्सिटी का अध्ययन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे एक बायोम का अध्ययन कर रहा हो। इसके तहत कई पारिस्थितिक तंत्र के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। इसका विस्तार पर्वत के संपूर्ण ढाल, समुद्र जैसे जोन क्षेत्रों पर हो सकता है। जैसे कि परिदृश्य के रूप में एक पहाड़ी ढाल का उदाहरण ले सकते हैं। इस ढाल पर जंगल है, घास के अलग अलग मैदान है, अलग अलग क्षेत्र विस्तृत है। अल्फा डाइवर्सिटी प्रजाति विविधता है जो ढाल के प्रत्येक जंगल या घास के मैदान में है, जबकि बीटा डाइवर्सिटी दो या दो से अधिक क्षेत्रों, उनके समुदाय के बीच की प्रजातियों की डाइवर्सिटी है। और गामा डाइवर्सिटी इस पूरे से पूरे जितना पर्वत को उठा लिए हैं उस पूरे से पूरे संपूर्ण ढाल पर मौजूद जो डाइवर्सिटी है उसकी डाइवर्सिटी व्यक्त की जाती है। तो सिंपल प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी का एक ऑर्डर लिखिए। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी फ्रॉम दिस लेक्चर गामा डाइवर्सिटी, उसके बाद बीटा डाइवर्सिटी, और सबसे कम डाइवर्स जो होता है वो अल्फा डाइवर्सिटी होता है। चलिए, ये प्रश्न का बहुत ही बेहतर एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अगला कदम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रम को सामान्यतः किनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन किनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा, आला विकास में कमी के द्वारा, खाद्य जाल की बढ़ती जटिलता के द्वारा, और आपके ऑप्शंस है इस प्रकार। तो आपके समय शुरू होते हैं अब। तो इसका सही जवाब है, आपने ढूंढ लिया होगा मेरे उत्तर देने से पहले, और इसका सही जवाब है बी इज द राइट आंसर, 1 और 3।
उत्पादकता में वृद्धि और खाद्य जल की बढ़ती जटिलता इकोलॉजिकल सक्सेशन को दिखाती है। विकास में कमी इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं हो सकता है, इसलिए आपने 2 को एलिमिनेट किया और फाइनली आपने बी पर आंसर पहुंच गए। तो पारिस्थितिक अनुक्रम दैट मीन इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक समुदायों की संरचना में समय के साथ डेवलपमेंट होता है, कमी नहीं होती है, डेवलपमेंट विकास होता है, विकसित होती है। समय का पैमाना दशक होते हैं, जैसे कि एक वनाग्नि के बाद मतलब आग लग गया वन में, या किसी सामूहिक विलोपन के लाखों वर्ष के बाद हो सकता है। ये समय छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। समुदाय की शुरुआत अपेक्षाकृत कुछ अग्रणी पौधे पॉइनरिंग प्लांट्स और जानवरों के साथ होती है, और समय के साथ जटिलता विकसित होती चली जाती है, और समय जब तक कि एक चरम समुदाय के रूप में स्थिर और अस्थायी नहीं हो जाता है तब तक ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अनुक्रम 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रम अनिवार्य रूप से निर्जीव क्षेत्रों में होता है, जैसे कि जहाँ इससे पहले कोई भी पर्वत, पेड़, पहाड़, नदी, झरना, झील कुछ भी ना रहा हो, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मृदा, लावा, नवगठित रेत के टीले हिमनद के पीछे हटने के कारण जीवन को बनाए रखने में असमर्थ होती है। सेकेंडरी अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से ये समुदाय को समाप्त कर दिया हो, किसी कारणवश अगर समाप्त हो गया हो, आग लग गया हो, बाढ़ आ गया हो, तूफान आ गया हो, सुनामी आ गया हो, तो उसमें जो परिवर्तन आया, उसके कारण जो परिवर्तन आया, तो सेकेंडरी जो सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो छोटे पैमाने पर होता है और उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है, जिसके द्वारा पर्यावरण के सभी जीव और पोषक तत्व तो समाप्त नहीं होते हैं। तो आप 2 प्रकार के अनुक्रम समझ चुके हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पीटलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीटलैंड आर्द्रभूमि होती है जिसमें विघटित कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। दूसरा, पीटलैंड में प्रायः ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि ये आंशिक रूप से जलमग्न होती है। तीसरा, यदि ये सूख जाए तो इसमें विद्यमान हाई कार्बन सामग्री इसके भस्मीकरण के प्रति संवेदनशील बना देती है। मतलब अगर कोई पीटलैंड सूख जाता है तो उसके अंदर जो कार्बन समाहित होता है वो भस्मीकरण के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तो आपके ऑप्शंस रहें इस प्रकार। तो मेरे ख्याल से कौन सा कथन सही है? डी इज द राइट आंसर, ऑल आर राइट। लेट्स सी अबाउट पीटलैंड। आर्द्रभूमि के बारे में कुछ जानते हैं। पीटलैंड आर्द्रभूमि होती है जिसमें विघटित कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है, जो आंशिक रूप से जलमग्न होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। पीटलैंड की जटिल जैव विविधता का आशय कि ये विभिन्न प्रजातियों का पर्यावास स्थल होता है। यदि ये सूख जाए तो इसके अंदर जो हाई कार्बन सामग्री स्टोर है वो भस्मीकरण के प्रति हाईली सेंसिटिव हो जाता है। ये विश्व स्तर पर कार्बन के महत्वपूर्ण भंडार होते हैं। पीटलैंड का अनियमित दोहन पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत ही खतरनाक और हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन जब बाहर निकलेगा तो चूंकि उसमें बहुत ही सालों, लाखों, करोड़ों वर्षों तक कार्बन स्टोर होता रहा है, तो ये जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकलेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की संभावना और भी तीव्रता से बढ़ेगी। ओके, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एस्चुरीज यानी ज्वार नदमुख विश्व के सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है या हो सकते हैं? कुछ ज्वार नदमुख जो है यानी एस्चुरी ताज़ा जल और लवणीय समुद्री जल के इकोटोन का निर्माण करते हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है ज्वार नदमुख ज्वार और लवरों जैसी अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्तियों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बहुत ही सिंपल सवाल है, मेरे ख्याल से सभी ने इसका आंसर दे चुके हैं अब तक। ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी अबाउट समथिंग ज्वारनद मुख के बारे में जानते हैं। ज्वारनद मुख और उनके आसपास की जो आर्द्र भूमि एक जल निकाय होती है, और आमतौर पर जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ पर ये ज्वारनद मुख बनते हैं। ज्वारनद मुख अद्वितीय पौधे और पशु समुदायों के लिए पर्यावास स्थल है, जो लवणीय जल के साथ अनुकूल होते हैं। स्थलीय भागों से प्रभावित होने वाले ताजे जल और समुद्री जलों का एक मिश्रण होता है, इसलिए इसे इकोटोन कहते हैं। समझ लिए इकोटोन क्या होता है? इकोटोन का मतलब है दो बायोम के बीच एक ऐसा क्षेत्र जो दोनों के फीचर्स को दिखाता है, अर्थात ये एक ट्रांजिशन जोन होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, और यह वह स्थान होता है जहाँ समुदाय मिलते हैं और इंटीग्रेट हो जाते हैं।
यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें प्रत्येक के पास सीमावर्ती जैविक समुदाय की कुछ विशेषता मौजूद होती है और अक्सर वे प्रजाति पाई जाती है जो अतिव्यापी समुदायों में नहीं पाई जाती है। जैसे कि आप मैंग्रोव वन ले लीजिए, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक पारिस्थितिक का रिप्रेजेंटेशन करता है। अन्य उदाहरण जैसे घास का मैदान जिसमें जंगल और मरुस्थल के बीच का फीचर्स होता है। ज्वार नदमुख समुद्री प्रभाव जैसे ज्वार लहरें लवणी जल के प्रवेश करने से और नदी के प्रभाव जैसे कि ताज़ा जल के प्रवेश करने से तलछट से प्रभावित होते हैं। समुद्र के जल और ताजे जल दोनों के अंतर प्रभाव जल और तलछट दोनों में उच्च स्तर के पोषक तत्व प्रदान करता है। ज्वार नदमुख को विश्व के सर्वाधिक उत्पादक प्राकृतिक पर्यावासों में से एक होता है। कई ज्वार नदमुख तट विश्व के सबसे अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। आपका अगला प्रश्न इसके स्क्रीन पर ये रहा, अंतर ज्वारी क्षेत्र इंटर टाइडल जोन व्यापक स्तर पर मैंग्रोव के विकास का समर्थन करते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन हैं, ये पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, यह एक ताजे जल का क्षेत्र होता है, यह उच्च या निम्न ज्वार से सुरक्षित होता है और एक तलछट मुक्त क्षेत्र होता है। आपके ऑप्शंस रहे इस प्रकार। आपके समय शुरू होते हैं अब। तो अब सिंपल सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से आई थिंक यू विल गेट द आंसर। 5 का ए आंसर है, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में अंतर ज्वारी क्षेत्र में होता है, इसलिए मैंग्रोव का डेवलपमेंट होना बहुत ही आसान होता है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए, इंटर टाइडल जोन जिसे हम लोग फोरशोर और सीशोर तथा कभी कभी लिटरल जोन के रूप में भी जानते हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो निम्न ज्वार की स्थिति में जल के ऊपर और उच्च ज्वार की स्थिति में जल के नीचे विद्यमान होता है। ज्वार के साथ जल नियमित रूप से उपलब्ध होता रहता है, लेकिन वर्षा के कारण ताज़ा और ज्वार भाटा के साथ साथ शुष्क होने पर अत्यधिक लवणीय और शुष्क नमक में कन्वर्ट हो जाता है। यह पोषक तत्वों से अधिक समृद्ध होता है और इसके मैंग्रोव के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, सहायक होता है। प्रश्नों की एक अगली श्रृंखला ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, शुष्क जल के कपास एक सूखारोधी फसल है। शुष्क जलवायु के लिए कपास एक सूखारोधी फसल है। दूसरा, कपास से खाद्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जैसे बीज से खाद्य तेल और पशु चारा। भारत कपास की 4 प्रजातियों को उगाने वाला एकमात्र देश है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रहे, कथन पूछा गया है, सही है। और आपके समय शुरू होते हैं अब। मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। डी इज द राइट आंसर। देखते हैं, कपास के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण फाइबर और नकदी फसल में से एक है और देश के औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। कपास एक शुष्क प्रतिरोधी फसल है और शुष्क जलवायु के लिए एक आदर्श फसल भी है। इसकी फसल विश्व की कृषि योग्य भूमि में केवल लगभग 2% क्षेत्र पर होती है, फिर भी विश्व के 27% वस्त्रों की आवश्यकता को पूरा कर देता है। सोचिए, केवल विश्व का 2% भूमि कपास के उत्पादन के लिए बेहतर है और उसमें से भी 27% वस्त्रों की आवश्यकता कपास पूरा करता है। विश्व की, टोटल विश्व की बात कर रहा हूँ मैं। कपड़ा और परिधान में उपयोग किए जाने वाले फाइबर के अलावा खाद्य उत्पाद भी कपास से ही मिलता है, जैसे बीज से खाद्य तेल, पशु आहार। भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश है, ध्यान रहे, विश्व का एक मात्र ऐसा देश जहां सभी 4 प्रकार की प्रजातियां व्यावसायिक स्तर पर कृषि की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा मेडिटेरेनियन लाइन निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस है इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, ब्राजील, केन्या, इक्वाडोर। और आपके ऑप्शंस रहे ये प्रकार। समय शुरू होता है अब। देख सकते हैं आप, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर देना आपके लिए बहुत ही तकलीफ़दायक हो सकता है अगर आपकी मैप ठीक नहीं है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब है 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि आपको पता होगा इंडोनेशिया जो है ये भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन सही है कि नहीं। यस,
आई बिकम रॉन्ग, मैंने आंसर गलत दे दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि भूमध्य रेखा से 13 देश गुजरते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। चूँकि मेरा मैप सेक्शन भी खराब है इसलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर गलती दिया, इसके लिए वंस अगेन आई सॉरी फॉर इट। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि भारत भूमध्य रेखा से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरता है। 1 सेकंड मैप का फिर से क्वेश्चन आ गया, ये काफ़ी तकलीफ देती है लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल से इजी हो सकता है आप लोगों के लिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, यू नो अबाउट द कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री रेखा होती है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या भारत से होकर कर्क रेखा गुजरता है? क्या पाकिस्तान से गुजरता है? क्या बांग्लादेश से गुजरता है? क्या चीन से गुजरता है? और क्या म्यांमार से गुजरता है? तो आपके समय शुरू होते हैं अब। आई थिंक ये तो इजी सवाल होगा, मेरे ख्याल से आप इसका जवाब ढूंढ लिए होंगे क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं। मेरे ख्याल से आपका सही जवाब है ए इज द राइट आंसर। 1 सेकंड, क्या मैंने मिस्टेक किया देखता हूं। इस बार मैं सही हूं। प्रधान मध्याह्न रेखा की ओर जो कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है तो आप देख सकते हैं अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, भारत और बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मॉन्टेनिग्रो और माली से होकर गुजरता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं गुजरता है। अगर आप पाकिस्तान को एलिमिनेट कर लेते हैं, ऑप्शन में एक बार फिर से जाइए तो आप देखिए दूसरे में पाकिस्तान है और पाकिस्तान हर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। इफ़ यू नो अबाउट दैट कि पाकिस्तान से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है तो आप आसानी से समझ सकते थे इसका आंसर। सो कभी कभी बहुत आसान होता है एलिमिनेट मेथड, जो यहाँ पर काम कर गया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। तटीय और समतल शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है? तटीय और समतल शुष्क क्षेत्रों में अगर आप मृदा का संरक्षण करना चाहते हैं तो कौन सा तकनीक का उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है शेल्टर्ड बेल्ट, दूसरा है टेरेस फार्मिंग कीजिएगा, समोच्च अवरोध कीजिएगा और समोच्च जुताई कीजिएगा। तटीय और समतल शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ही मृदा का संरक्षण, मृदा का मतलब बहुत तेजी से क्षरण होता है। तो आपके जवाब मुझे मिल गए हैं। जी हाँ, आपने सही दिया है इसका जवाब। मेरे ख्याल से ए इज़ द राइट आंसर। शेल्टर्ड बेल्ट आप ऐसे कीजिएगा क्योंकि टेरेस फार्मिंग तो गलत है, समुच्च अवरोध भी गलत है और समुच्च जुताई भी गलत है। ए इज़ द राइट आंसर। बी सी डी जो आपने देखा है सभी तकनीक का उपयोग पहाड़ी इलाकों में किया था, चाहे वो टेरेस फार्मिंग हो, जैसे कि आप जानते हैं कि टेरेस फार्मिंग का उपयोग जल अपवर्तन को कम करने और खेतों को कृषि योग्य बनाने के लिए पहाड़ी खेतों को सपाट किया जाता है। वे ड्राई जहाँ जल अपवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है और तटीय क्षेत्रों में अनुकूल नहीं होते। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा आवरण की रक्षा करने के लिए हवा की गति को सुरक्षा प्रदान, हवा की गति से आपको बचाना पड़ता है और पेड़ों की एक कतार लगा दी जाती है जिसे हम लोग शेल्टर बेल्ट के नाम से जानते हैं। इन पेड़ों से बहुमूल्य संसाधन भी प्राप्त होते हैं और कृषि आय के पूरक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, अक्षांश और ऊंचाई के अतिरिक्त ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? क्या वायुदाब और वायु प्रणाली जलवायु को प्रभावित करते हैं? दूसरा महाद्वीपता, तीसरा महासागरीय धारे। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अभी तक के दिए गए प्रश्नों में सबसे सिंपल प्रश्न है। इसका सही जवाब तो आपने सही ढूंढा है, बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। सो लेट्स एक्सप्लेन अबाउट इट। डी इसका सही जवाब है। किसी भी स्थान की जलवायु 6 प्रमुख नियंत्रण कारक होते हैं। पहला तो अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा वायु दाब और वायु प्रणाली, समुद्र से दूरी, जिसको हम लोग कंटिनेंटल बोलते हैं, महाद्वीपता, अगर वो अधिक दूर पर है तो उसका महाद्वीपता, उसमें आपको पता होगा जो क्षेत्र अधिक अंदर होता है उसमें मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है जिसके कारण उसमें कड़ाके की ठंड, कड़ाके की गर्मी पड़ती है। और महासागरीय धाराएं और साथ ही साथ उच्च वाच्य दशाएं। प्रश्नों की अगली श्रृंखला आपके स्क्रीन पर ये रहे। भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसने भारत में पहले से प्रचलित सरकार के संपूर्ण ढांचे को बदल दिया।
अधिनियम के अनुसार भारत सरकार का इंग्लैंड द्वारा निगरानी और नियंत्रण किया जाना था। कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन सही ये रहे और मेरे ख्याल से आपने इसका उत्तर प्राप्त कर लिया होगा, क्योंकि बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि क्या पूरी तरह से सरकार का ढांचा बदल गया या कुछ बदला। तो इसका सही जवाब है 1 और 3, आई मीन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी अबाउट 1858 का एक्ट पढ़ते हैं कुछ। देखिए, सबसे पहली बात, इस महत्वपूर्ण अधिनियम को 1857 के विद्रोह के ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था। इस अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त तो किया गया और ब्रिटिश क्राउन के अधीन सरकार, क्षेत्र और राजस्व की शक्तियां को ट्रांसफर कर दिया गया। अगर इस अधिनियम की कुछ विशेषताओं पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि अब गवर्नर जनरल भारत में ताज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेगा और उसे अब गवर्नर जनरल का नाम ना देके अब उसको वायसराय में बदल दिया गया। यह वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। इस प्रकार कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। इसी के साथ इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, यानी द्वैत शासन व्यवस्था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ओके। और इसने भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया, जिसने भारतीय प्रशासन पर पूरा तरह से अधिकार और नियंत्रण कर लिया। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति ही जिम्मेवार होता था। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए एक भारत की 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना भी की गई। परिषद की एक सलाहकारी निकाय थी। राज्य के सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। भारत राज्य सचिव का निगम कॉर्पोरेट बॉडी घोषित किया गया, जिस पर इंग्लैंड और भारत में दावा किया जा सकता था, जो दावा दायर कर सकता था। हालांकि 1858 का अधिनियम मुख्यतः प्रशासनिक मशीनरी के सुधार तक ही सीमित था। भारत सरकार का इंग्लैंड द्वारा निगरानी और नियंत्रण किया जाना था। इसने भारत में प्रचलित किसी भी पर्याप्त तरीके से सरकार की प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया था। इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन गलत था, आप आसानी से इसको छाट सकते थे। लेट्स सी अगला क्वेश्चन। कौन सा संसदीय समितियों की कौन सी संसदीय समितियों की अध्यक्षता स्पीकर नहीं करता है या करती है? आपके ऑप्शन है लोक लेखा समिति, व्यापार सलाहकार समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, सरकारी उपक्रमों की संबंधित समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। तो इसमें ऑप्शन है कि स्पीकर नहीं करती है इसकी अध्यक्षता या करता है। कौन कौन सा समिति? तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब है 1, 3 और 5। 1 एक नंबर लोकलेखा प्राक्कलन समिति और 5 है सामान्य प्रयोजन समिति। बी इज द राइट आंसर। लेट्स सी, बी है इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। स्पीकर द्वारा लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जितने भी संसदीय समिति का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। बाकी मतलब समझ लीजिए कि स्पीकर जो है वो सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। और बाकी जो संसदीय समितियां होती है, जिसमें प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है और एक जो सामान्य प्रयोजन की समिति को छोड़ ऑप्शन में था, देख लेते हैं वंस अगेन। सामान्य प्रयोजन की समिति जो थी 1, 3, 5 वो सरकार, वो इसके अध्यक्ष। यहाँ पर ऑप्शन है संसदीय समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। तो लोक लेखा आंसर, प्राक्कलन 2, जो जिन्होंने 1 और 3 को पकड़ लिया उसका आंसर तो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी संभावित कार्रवाई की जा सकती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजनीतिक और उम्मीदवारों के खिलाफ कौन कौन सी कार्य कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? पहला, निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों या नेताओं को किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रचार करने से रोक नहीं सकते हैं, एक ऑप्शन। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी की जाती है। या किसी भी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव को स्थगित कर सकते हैं, पहले से अधिसूचित चुनाव को रद्द कर सकते हैं, लेकिन पहले से संपन्न हो चुके चुनाव को निरस्त या रद्द नहीं कर सकते हैं।
ये बहुत ही घुमा दिया गया है प्रश्न, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न हो सकता है अगर आप ध्यानपूर्वक इसको सोचें तो इसका सही जवाब है कौन कौन से पावर दिए गए हैं। तो आपको पता होगा इसका सही जवाब सी है, क्योंकि कौन कौन से उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है, तो कौन कौन सा उपयुक्त कथन, तो आपको पता होगा 1 और 3 सही नहीं है, क्योंकि ऐसा दोनों पावर उनके पास है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खिलाफ निर्वाचन आयोग निम्नलिखित संभावित कार्रवाई कर सकता है। ध्यान से सुनिए, वहां पर ऑप्शन में था नहीं कर सकता है, तो वो दोनों ऑप्शन गलत था, इसलिए 1 और 3 हुआ। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी की जाती है, ये सही था, उसमें तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। यदि उल्लंघन निर्वाचन कानून और आपराधिक कानून के तहत अपराध है तो निर्वाचन आयोग के पास इन अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश करने की भी शक्ति है। हालांकि कुछ उल्लंघनों के लिए निर्वाचन आयोग के पास मामले को दर्ज करने, निर्देशित करने के अलावा उम्मीदवारों को सलाह देने या रोकने की शक्ति है, जैसे कि जब मतदान पर रोक हो उस अवधि के दौरान वोटों के लिए प्रचार करना, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो तो आधिकारिक घोषणाएं करना, मतदाताओं से संप्रदाय के आधार पर अपील करना, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। कुछ मामलों में, जैसा कि हाल की घटनाओं में देखा गया है कि निर्वाचन आयोग या उम्मीदवारों या नेताओं के निर्दिष्ट अवधि के प्रचार को भी रोक लिए थे। आपको पता होगा योगी जी के भाषण को, ममता जी के बनर्जी को भाषण को काफ़ी प्रभावित किया गया था, क्योंकि शक्ति था। निर्वाचन आयोग को लगा कि इससे कहीं ना कहीं हाल की घटनाएं इस तरह प्रभावित कर रही है, सांप्रदायिकता या इस तरह के भाषण जो देश की छवि को खराब कर रहे थे। दूसरा है कि व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने या कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से वर्जित करने की भी शक्तियां हैं। ये शक्तियां आवश्यक रूप से कानून के किसी भी प्रावधान के अधीन नहीं है, लेकिन आमतौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान के तहत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी के व्यापक और पूर्ण प्रकृति के कारण अंतर्निहित माना जाता है। ये ऑटोमेटिक है, उसमें प्रवेश लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि चाहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आराम से ऐसे काम कर सकती है। इनकी शक्तियां किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव स्थगित करने, पहले से अधिसूचित चुनाव को रद्द करने और यहां तक कि पहले से संपन्न चुनाव को निरस्त करने का भी अधिकार है। ओके, बहुत डिस्कस हो गया, आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन में। व्हिप के बारे में कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उस पर सोचिए। इस पद को संसद के प्रत्येक सदन में कार्य संचालन के नियमों द्वारा स्थापित किया जाता है। केवल सत्तारूढ़ दल को संसद के प्रत्येक सदन में व्हिप की अनुमति प्राप्त है। ये तो आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से आंसर, क्योंकि इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। व्हिप के पद का उल्लेख ना तो भारत के संविधान में है और ना ही सदन के नियम में है और ना ही संसदीय कानून के में किया गया है। इसे संसदीय सरकार की परिपाटी से सृजित किया गया है। संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे सत्ताधारी हो विपक्ष हो, अपना व्हिप होता है। उन्हें एक सहायक फ्लोर नेता के रूप में सेवा करने के लिए राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन पर अधिकाधिक अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में उनके समर्थन को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होती है। वह संसद में उनके व्यवहार को नियंत्रित करने, निगरानी करने, सदस्यों को व्हिप द्वारा निर्देश देने का अनुपालन न किया जाने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि दल बदल अधिनियम भी उस पर लग सकता है। ओके, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संविधान द्वारा राज्यपाल पद या राज्यपाल के चयन के लिए कौन सी शर्तें निर्धारित की गई है? संविधान में कौन कौन सी बातें हैं जो राज्यपाल बन सकते हैं? राज्यपाल को उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां से उसे नियुक्त किया गया है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श करने के बाद ही की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, एक सेवारत राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। तो आपको तो आंसर बहुत ही आसान लग रहा होगा मेरे ख्याल से, सही उत्तर मिल चुका है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब है आपको, बोलिए जल्दी। जी हाँ, आपने सही पकड़ा है, इज बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158, 157 और 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यक निर्दिष्ट की गई है। वो इस प्रकार है, एक राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त
वर्षों के दौरान जो परिपाटियाँ विकसित की गई है वो देख लेते हैं। पहला, ये संविधान में जिक्र नहीं है, परिपाटी है, मतलब ऐसा कन्वेंशन है। प्रथम, वह एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां से उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता होती है, ताकि राज्य में संवैधानिक मशीनरी का सुचारू रूप से संचालन हो सके। हालांकि कुछ मामलों में दोनों परिपाटियों का उल्लंघन लगातार किया जाता है। यू नो अबाउट दैट आर्टिकल 356, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, कितना बार इस्तेमाल हो गया है भारतीय संविधान में, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये डेड पत्र है, लेकिन ये डेड पत्र नहीं होके ये जीवित पत्र बन चुका है। आज अगर डॉक्टर अम्बेडकर होते तो निश्चित रूप से 356 के बारे में कहते हैं कि ये एक शर्मनाक लोकतंत्री व्यवस्था बन चुकी है, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग समय में अपने अपने मतलब अपनी अपनी एजेंडा को मजबूत करने के लिए 356 के इस्तेमाल का गलत प्रयोग करते रहे हैं, जो एक दयनीय, मतलब एक तरह से चिंतनीय स्थिति है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा बक दी है मैंने। सो प्रश्नों की अगली श्रृंखला आपके स्क्रीन पर ये रही। पहला ऑप्शन, भारत में बैंक के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हुई थी। दूसरा, लीड बैंक योजना LBS के पीछे मूल विचार लक्षित और केंद्र बैंकिंग के लिए एक क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाना था। और तीसरा ऑप्शन है 1991 की नरसिंघम समिति ने सिफारिश की थी कि बैंकों को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में लाभप्रदता के साथ संचालन के लिए वाणिज्यिक तरीकों को अपनाने हेतु स्वतंत्रता होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है, आपको समय मिलता है अब तो पता चल चुका होगा। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन। तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि बच्चा भी बता देगा कि इंदिरा गांधी इसका शासनकाल था। तो ए खत्म, बी खत्म, सी इज़ द राइट आंसर और बी इज़ द राइट आंसर। यू नो अबाउट दैट। इसका सही जवाब है सी, 2 और 3 सही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ की थी। वो उस समय देश में 85% बैंक जमाओं के उत्तरदायी थे। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह भी आपको जानकारी होगा मेरे ख्याल से। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ऐसे समय में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना जब बड़े व्यवसायों को क्रेडिट प्रोफाइल में प्रभुत्व हुआ करता था। लीड बैंक योजना LBS 1969 में शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक बैंक होगा जहां इसने इंटीग्रेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में कार्य करना। इसके बाद 1991 में कुछ चेंजिंग आया और फिर 1991 की जो नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की कि मौद्रिक नीति को पुनर्वितरणवादी लक्ष्यों से छुटकारा दिया जाना चाहिए। इसके बजाय बैंकों को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में लाभप्रदता के साथ संचालन के वाणिज्य तरीकों को अपनाने हेतु स्वतंत्रता देनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी इच्छानुसार शाखाओं को खोलने और बंद करने की अनुमति होनी चाहिए। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित दिशा निर्देश को बदल देना चाहिए। बैंकों को उन गतिविधियों को उधार देने की अनुमति दे दी जानी चाहिए जो कृषि या कृषि व्यवसाय से संबंधित बड़े कॉरपोरेट से संबंधित थी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिम पर ब्याज दर के नियमों को समाप्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशियो CRR नगद आरक्षित अनुपात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, बैंक के कुल लाभ की तुलना में कैश रिजर्व के प्रतिशत को बनाए रखने की आवश्यकता को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। बैंक का जो टोटल लाभ होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज में कैश रिजर्व के प्रतिशत को बनाए रखने के लिए नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। बैंकों को उस धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता जिसे CRR आवश्यकताओं के तहत RBI के पास रखना होता है। CRR मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने में सहायता करता है। क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं? आपके ऑप्शन रहे हैं और समय शुरू होता है अब। तो आपको पता चल चुका होगा कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इसलिए आपने A काटा, आपने C काटा, आपने D काटा और इस तरह से आपने आंसर प्राप्त कर लिया। यस, आई मीन B इज द राइट आंसर। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो जमा की एक न्यूनतम राशि है जिसे वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक भंडार के रूप में रखना होता है। बैंक के कुल लाभ की तुलना में कैश रिजर्व के प्रतिशत को बनाए रखने की आवश्यकता को ही नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। कैश रिजर्व या बैंक के पास या RBI के पास रखा जाता है। बैंकों को उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता जिसे CRR आवश्यकताओं के तहत RBI के पास रखा जाता है। CRR मुद्रास्फीति को
कंट्रोल करने में मदद तो करता ही है, क्योंकि इससे क्या होगा, बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो ज़्यादा लोन नहीं देंगे, और ज़्यादा जब लोन नहीं देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड जब कम होगा तो ऑटोमेटिक यू कैन सिंपली से कि डिमांड कम है तो मुद्रास्फीति लगभग लगभग कंट्रोल है। अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के समय क्या होता है, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है, जिससे बैंकों को अधिक से अधिक धन रखने की जरूरत पड़ जाती है, और परिणाम स्वरूप उनके पास आगे के उधार देने के लिए धन होता नहीं है, धन की कमी हो जाती है, डिमांड ऑटोमेटिक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार निर्धारित विनिमय दरों के पीछे निम्नलिखित कारकों, जो मार्केट रेगुलेटेड होता है एक्सचेंज रेट, उसमें से कौन कौन से कारक उत्तरदायी माने जा सकते हैं। एक तो जो नेट विदेशी मुद्रा प्रवेश कर रहा है वो, अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो, वैश्विक आपूर्ति पर अर्थव्यवस्था की जो निर्भरता है वो, और विदेशी मुद्रा भंडार वो। तो मेरे ख्याल से दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक यू गॉट द आंसर। यस एवरीवन, सबको जानते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो रेगुलेट किया जाता है एक्सचेंज रेट, उस पर कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, उत्तरदायी होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। बाजार विभिन्न कारकों के आधार पर अपने एक्सचेंज रेट को निर्धारित करती है, जैसे कि सबसे पहले नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारत का कितना प्रवेश कर रहा है, एफडीआई कितना आ रहा है, एफडीआई कितना बाहर जा रहा है। वैश्विक आपूर्ति पर अर्थव्यवस्था कमोडिटी पर निर्भरता भी तो है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सचेंज रेट जो होता है वो कभी कभी फ्लक्चुएशन करता है ड्यू टू द चेंजिंग इन द या वोलेटिलिटी ऑफ सब सब्सटेंसेस लाइक क्रूड ऑयल, कच्चा माल, कच्चा ईंधन। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं कि 1991 में जो एक्सचेंज रेट था उसमें कितना उछाल, उसमें कितनी गिरावट आ गई थी। और अर्थव्यवस्था की विकास दर भी तो डिपेंड करता है कि आपका विकास दर कितना है, उसको वो और भी फैक्टर्स को प्रभावित कर देगा ऑटोमेटिक। तो ये कारक अनुकूल है, जो मजबूत मुद्रा, तो मुद्रा मजबूत होती है। अगर यदि कारक ये सब मजबूत है तो आपके फेवर में है, तो आपके फेवर में है तो इसका मतलब आपका मनी जो है स्ट्रॉन्ग मनी है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी अपस्थिति कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार कीजिए, दिए गए कथन पर विचार कीजिए। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर अर्थात अपस्थिति कारक एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में सभी नए घरेलू उत्पादन, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के स्तर का मापक है। ओके, सीपीआई के विपरीत जीडीपी डिफ्लेटर वस्तु और सेवाओं के एक निश्चित बास्केट पर आधारित नहीं है, और जब जीडीपी इन डिफ्लेटर नकारात्मक होता है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में आवश्यक रूप से मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो यू नो अबाउट द जीडीपी डिफ्लेटर। अगर आप जीडीपी डिफ्लेटर को समझते हैं तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को सॉल्व करने में ज़्यादा देर नहीं लगे, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो नॉमिनल बटा रियल जीडीपी होता है इंटू 100। तो आप देखिए, जरा सा ध्यान से सोचिए, इसका सही जवाब सी है, क्योंकि 3 इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर जब नकारात्मक होगी तो इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में आवश्यक रूप से मुद्रास्फीति की नहीं हो सकती है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। अर्थव्यवस्था में जीडीपी डिफ्लेटर एक अर्थव्यवस्था में सभी नए घरेलू स्तर पर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के एक स्तर का मापक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई की तरह जीडीपी डिफ्लेटर एक विशिष्ट आधार वर्ष के संदर्भ में मुद्रास्फीति या अपस्फीति का एक मापक है। जीडीपी डिफ्लेटर सीपीआई सूचकांक की तुलना में अधिक व्यापक मुद्रास्फीति का मापक है, क्योंकि यह वस्तुओं के एक निश्चित बास्केट पर आधारित नहीं होता है। जबकि जब जीडीपी डिफ्लेटर नकारात्मक होगा तो नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम होगा। आई मीन नॉमिनल जीडीपी जो होगा, स्वाभाविक है, वो वास्तविक जीडीपी से कम होगा, तभी ना नेगेटिव आएगा। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन की स्थिति है। और 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और समय शुरू होता है अब। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां आरबीआई से लाइसेंस के बिना बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करती है। ओके, इन संस्थानों को अपने सदस्यों का या आम जनता से कोई जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या ये जमा स्वीकार नहीं करती है? और दूसरा, लाइसेंस लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपके ऑप्शंस रहे ये, और आपको मेरे ख्याल से इसका आंसर मिल चुका होगा। बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा कथन सही नहीं था पूछा था, इसलिए मैंने बी लगाया, क्योंकि प्राथमिक उसको आरबीआई से लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत
नहीं है, ये बिल्कुल ही आपको प्राथमिक। तो चलते हैं बी। देखिए, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भारत में एक बुनियादी इकाई और सबसे छोटी सहकारी संस्था है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरह से। ये जमीनी स्तर पर, इन ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करती है। इस तरह की सहकारी समितियों को ना तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो कि सहकारी समितियों के लिए लागू होता है के तहत कोई लाइसेंस जारी किया जाता है, ना तो कोई इसका लाइसेंस जारी किया जाता है, और ना ही बैंकिंग व्यवसायों को करने के लिए इसको रजिस्टर्ड या अधिकृत किया गया है। वास्तव में हाल में ही आरबीआई ने सहकारी समितियों या पीएसीएस में धन जमा करने के खिलाफ आम जनता के लिए एक निर्देश जारी किया है। इन संस्थाओं को केवल अपने सदस्यों से जमा राशि प्राप्त करने की अनुमति होती है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव के रूप में काम करते हैं। अपने ही आपस में मिल बैठ के ये लोग धन इकट्ठा करते हैं, उन्हीं का लेन देन करते हैं। इनको जमा स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। दूसरा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का बीमा कवर इन संस्थाओं की जमाओं के लिए उपलब्ध नहीं होता। यू नो अबाउट द डीआईजीसीजी। अभी हाल में चर्चा में था, क्योंकि जिस तरह से पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का दिवालिया निकलने वाला था, हालांकि ये नहीं हो पाया, तो उसके बाद बजट 2020-21 में ये घोषणा की गई कि जो आपका जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का जो बीमा होता है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि ये पीएसीएस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए लोगों ने आरबीआई से सलाह दी कि इस तरह की संस्थाओं के प्रति अधिक सावधान रहें। इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 25 या 20 प्रश्न के आसपास 20 प्रश्नों को मैंने लगभग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रश्नों को हल कीजिए। मेरे उत्तर देने से पहले आप उस उत्तर को पकड़िए। अगर मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो से और किसी को फ़ायदा होना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट कीजिए। इस तरह से मैं आपको और भी वीडियो प्रस्तुत करूंगा। क्यूज के माध्यम से मैं आपको प्रश्नों की एक श्रृंखला अन्य वीडियो में लाऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक्स एंड वंस अगेन हैप्पी दुर्गा पूजा ऑल ऑफ यू।